नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं द जेसी शो। रूस, यूक्रेन और उसके बाद अमेरिका। प्रधानमंत्री मोदी एक वैश्विक स्तर पर वैश्विक कूटनीति के एक ऐसे खिलाड़ी बनकर उभरे हैं जिनकी चर्चा हर तरफ है। ऐसे में जहां पर एक तरफ युद्ध चल रहा है तो कोई अगर शांति दूत है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बात को हर एक मंच से प्रधानमंत्री जिसका जिक्र करते रहे, फिर चाहे आतंकवाद का खात्मा हो या फिर यूएन के मंच से शांति का संदेश देना हो। भविष्य में दुनिया कैसी होनी चाहिए, युद्ध के बीच शांति की जरूरत कितनी अहम है, एक बार फिर से अमेरिका में मौजूद रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यह संदेश दिया गया। अमेरिका में शानदार स्वागत और उसके बाद शानदार स्वदेश वापसी प्रधानमंत्री कर चुके हैं और प्रधानमंत्री के इसी अमेरिकी दौरे का संपूर्ण विश्लेषण आज हम करने वाले हैं द जेसी शो में। और हमारे साथ मौजूद हैं भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र। बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर आपका, क्योंकि आज हमने जो शो की हेडलाइन रखी है वो ये कि एक बार फिर से यूएस में मोदी मोदी। इसके मायने क्या है? नरेंद्र मोदी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पर्सन इवन इन यूएसए। उनको देखने की जितनी भीड़ उमड़ती है और लोगों में जो उत्साह होता है, तो एक आदमी ने कहा कि अब उनको अमेरिका में अगर इजाज़त हो तो चुनाव लड़ना चाहिए, जीत जाएंगे रिकॉर्ड मतों से। मोदी इज़ ए मिरेकल इन अमेरिका, ही इज़ ए फिनोमिना इन अमेरिका। और देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका विदेशों में इतना ज़बरदस्त स्वागत होता है, इतना उनका पब्लिक कनेक्ट रहता है और किसी का नहीं रहा। तो आप कह सकते हैं कि कंट्री की बाउंड्रीज़ के बाहर भी मोदी उतने पॉपुलर हैं जितने गुजरात में हैं या राजस्थान मध्य प्रदेश में हैं, वो अमेरिका और यूक्रेन में उतने पॉपुलर आपको दिखाई देते हैं। आप देखिए 2019 में हाउडी मोदी हुआ था, 50,000 लोग वहाँ मौजूद थे। मोदी की शक्ल देखते लोगों में करंट सा आ जाता है, पागलपन है लोगों में मोदी को देखने के लिए। कोई नाचने लगता है, कोई गाने लगता है, कोई नारे लगाने लगता है। आप देखते हैं कैसा उत्साह रहता है लोगों में। और अब अमेरिका में क्या हुआ, फिर 25,000 लोग वहाँ मौजूद थे मोदी को सुनने के लिए। मोदी आत्मविभोर थे, आत्ममगन जिसे कहते थे कि ऐसा स्वागत, ऐसी स्थिति। तो उन्होंने कहा कि मैं मिनी इंडिया में आ गया हूँ एक तरह से वहाँ जो है। तो ये सब कुल मिला के सिचुएशन ऐसी है कि ऐसा लगता है कि देश और देश के बाहर और ख़ासकर इस अमेरिकन विजिट में जो है, ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि एक बार फिर यूएस में मोदी मोदी। सर, अमेरिका में नरेंद्र मोदी का ये कहना था कि नमस्ते हो गया मल्टीनेशनल, नेशनल से हो गया ये ग्लोबल। क्या कहना चाहते थे मोदी? ये बढ़ते हुए भारत के गौरव का, भारत के रुतबे का प्रतीक है। इंडियन पासपोर्ट का जो कमाल हुआ विदेशों में, उसका प्रतीक है। भारत कहाँ था और आज भारत कहाँ है, भारतीयों की इमेज कैसी थी बाहर और आज इंडियंस की इमेज कैसी है, इंडियंस की छाप, धमक और रुतबा आज कैसा है। तो उनका अर्थ ये है कहने से कि यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे करते हैं। नमस्ते जो इंडियन एक तरह से सिंबॉलिक है इंडियन सोसाइटी का, वो आज कहाँ से कहाँ है। तो आप कह सकते हैं कि भारत जो एक राष्ट्रीय और उस तरह के उसमें काम करता था कन्वेंस में, आज भारत और भारत के लोग इंटरनेशनल कन्वेंस में काम कर रहे हैं। इसलिए कहना ये है कि नमस्ते जो है वो इंटरनेशनल हो गया है, मल्टीनेशनल हो गया है। सर, आपने अभी उनको फिनोमिनन कहा, आपने तमाम तरीके की बात की, लेकिन मैं ये समझना चाहूँगी कि क्या नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा में जो 2019 में 303 का आंकड़ा था और 2024 में जो 240 का आंकड़ा था, आपको लगा कि क्या वहाँ पर रह रहे भारतीयों के बीच या फॉरेन डिग्निटरीज के बीच में कोई रिस्पांस में कमी या फ़र्क आई? कोई कमी नहीं है। वो नरेंद्र मोदी को जानते हैं, वो भाजपा को नहीं जानते, वो एनडीए को नहीं जानते, वो जानते हैं नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है। और जैसा मैंने पहले भी कहा है, आइदर यू आर द प्राइम मिनिस्टर और यू आर नॉट द प्राइम मिनिस्टर एंड ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर। तो रत्ती भर किसी के चेहरे पे कोई, जिसे कहना चाहिए, शिकन नहीं थी। जो फॉरेन डिग्निटरीज थे उन्होंने वैसा व्यवहार किया। भारत के लोगों में तो उत्साह पहले से और ज़्यादा था। और जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा कि तीसरी बार सरकार बनी है, तो लोग पागल हो गए, भीड़ में तालियां बजाने लग गए। और तालियां इतनी बजाई कि नरेंद्र मोदी को भाषण देना मुश्किल हो गया वहाँ पे जो है। तो वहाँ पे जो है विदेशों में आप कहिए, और अब तो देश में भी जो है 303, 240 का कोई फ़र्क नहीं है। नरेंद्र मोदी इज़ देयर एटलीस्ट फॉर अनदर 5 ईयर्स। और 29 में तो आप कहते हैं कि मोदी फिर से आ रहे हैं। सर, अगर मैं आपसे ये कहूं कि प्रधानमंत्री मोदी के इस 3 दिवसीय यात्रा को 4 से 5 लाइनों में समेट दें आप, तो आप क्या कहेंगे? हम इसमें कह सकते हैं कि पर्सनल केमिस्ट्री, ब्रांडिंग, बिजनेस एंड पीस मेकिंग। और एक शब्द और कहें तो ये कह सकते हैं कि मोर पावरफुल, मोर कनेक्टिविटी विद द पीपल, एंड वन थिंग मोर, देयर इज़ ए स्ट्रेटेजिक नाउ पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड USA. This is all which I can conclude.
सर कुछ ही महीने में चुनाव होने वाला है यूएस में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और कूटनीतिक क्षेत्रों में सवाल भी पूछा जा रहा है कि बाइडेन के कार्यकाल के आखिरी वक्त में प्रधानमंत्री ने इस दौरे को क्यों चुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन तो खुद ही जानते हैं। वो किसी राय या परामर्श से आमतौर पे नहीं चलते हैं। विदेश मंत्रालय की अपने फैसले खुद करते हैं, तो टाइमिंग जाने का उन्होंने खुद ही सोचा है। लेकिन जहाँ तक एनालिसिस का सवाल है, एक एकेडमिक एनालिसिस का सवाल है, तो मुझे लगता है कि एक प्रकार से उनके मन में भाव आया हो कि व्यक्ति जा सकता है, जा ही रहा है, बाइडेन तो वापस नहीं आ रहे ना। तो एक आम धारणा होती है जाते व्यक्ति से जो काम कराने करवा लो, नया व्यक्ति आएगा, फाइल पढ़ेगा 6 महीने फिर लगाएगा समझने में, फिर करेगा। नरेंद्र मोदी को बड़े बड़े काम करवाने थे, सेमी कंडक्टर आप देखिए, और ये ड्रोन और न जाने क्या क्या वहाँ से करा के लाए हैं। तो मन में एक भाव आता है कि कराओ, क्यों डिले करें काम को जो है। तो एक ये मन में धारणा ऐसी रह सकती है। दूसरी, क्वाड में जाना था, उनको जाना ही था वहाँ पे, अपनी लीडरशिप देनी थी वहाँ पे। और तीसरा, पूरे संसार को इस क्राउड में मैसेज देना था कि आई एम द प्राइम मिनिस्टर, आई एम द ग्लोबल लीडर, नथिंग है चेंज इन इंडिया, नथिंग विल चेंज अब्रॉड जिसे कहते हैं। तो मोटे तौर पे एक कारण है जिस कारण से उन्होंने समय का कोई रेलेवेंस उनके लिए नहीं थी कि आउट गोइंग है कि इनकमिंग है। लेकिन कंक्लूड हम ये कर सकते हैं, इट वॉज सम सॉर्ट ऑफ ए फेयरवेल फ्रॉम ए फ्रेंड मोदी टू बाइडेन इन अमेरिका, इसको हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं। और सर आपने खुद ही कहा ड्रोन से लेकर सेमीकंडक्टर को लेकर यहाँ समझौते हुए, क्या मोदी की इस यात्रा को टेक डिप्लोमेसी कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। ब्रिलियंट एनालिसिस जो है, टेक्नोलॉजी हैज़ टेकन ए सेंटर प्लेस इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी, नेशनल स्ट्रैटेजी एंड ऑल कनेक्टेड स्ट्रैटेजी ऑफ द कंट्री। आप देखिए दोनों का जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ है अमेरिकन प्रेसिडेंट और मोदी के साथ में, और बाद में कोविड में जो जारी हुआ है, उसमें एक चीज़ साफ़ है एक तरह से कि जो वास्ट है एरिया वो बनाया गया टेक्नोलॉजी को। आप देखिए टेलीकॉम का डिस्कशन वहाँ हो रहा है, सेमीकंडक्टर का डिस्कशन हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी का डिस्कशन वहाँ हो रहा है, क्लीन एनर्जी का डिस्कशन हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स का डिस्कशन वहाँ हो रहा है। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि टेक्नोलॉजी नाउ हैज़ टेकन ए सेंट्रल प्लेस इन इंडियन स्ट्रैटेजी रिलेटेड टू इकॉनमी, रिलेटेड टू पॉलिटिक्स आल्सो। तो निश्चित तौर पे इसीलिए शायद किसी ने लिखा भी है इसको कि हब था ये, टेक्नो हब जो है ये रही यात्रा मोदी की। तो आई एग्री विद योर असेसमेंट। सर इस यात्रा का एजेंडा क्या था और भारत के लिए क्या लेकर आए अमेरिका से नरेंद्र मोदी? एजेंडा मोटे तौर पे जो विजिबल है वो देखने में यही है। सबसे पहले तो उनको आप मानिए कि क्वाड में जाना था, वो करना था उनको। फिर ग्लोबल सीईओज़ की बिजनेस कॉन्फ्रेंस थी, उसको अटेंड करना था उनको। और फिर क्या यूएनओ में जाना था, पीस पाथ पे अपना भाषण उनको वहाँ देना था। फिर क्या कि इंडियन जो लोग हैं वहाँ पे, भारत के लोग हैं प्रवासी, उनसे मिलना होता ही है। फिर क्या 2 वाणिज्यिक दूतावास भी खोलने थे, उनकी घोषणा करनी थी वहाँ। और फिर वहाँ विद इन द क्वाड कॉन्फ्रेंस जो है, आप नेपाल के प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, आप फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं। तो इस तरह से मिला के कुल मिला के ये सारा तो एजेंडा था। अब ये कि भारत के लिए लाए क्या, ठीक है। तो सबसे बड़ी सफलता ये कि सेमीकंडक्टर लाए वहाँ से। दूसरा आप कह सकते हैं 31 ड्रोन आ रहे हैं, उनका नेशनल सिक्योरिटी में, आर्मी में, सब जगह उनकी रेलेवेंस रहेगी। तीसरा एक ग्लोबल जो सीईओज़ कॉन्फ्रेंस हुई है, तो बहुत ज़बरदस्त जो है ना गेट खुला है उन लोगों के लिए। इन द कमिंग मंथ्स, कमिंग डेज यू विल सी देयर इज़ ए फ्लक्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन दिस कंट्री फ्रॉम दोज सीईओज़ जो है। तो मोटे तौर पे इसी तरह चीज़ें भारत के लिए लेके आए हैं। और यू कैन कंक्लूड इट वॉज ए सक्सेसफुल विजिट पॉलिटिकली आल्सो एज इकोनॉमिकली आल्सो। सर मुझे ये समझना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएस विजिट के दौरान सेमीकंडक्टर पर इतना जोर दिया, तो क्या ये सेमीकंडक्टर की डील न्यूक्लियर से भी बड़ी डील होगी? इसका प्रचार तो कुछ ऐसा ही है, इसकी रेलेवेंस, नरेंद्र मोदी के मन में उत्साह तो कुछ ऐसा ही है। आप देखिए नरेंद्र मोदी ने कहा है साफ तौर पे कि भारत पीछे नहीं चलता है, भारत नेतृत्व तो करता है, और एक छोटी सी चिप जो है देश की उड़ान को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएगी। अब देखिए कंडक्टर की बात है, तो मेरे विचार से यह पहली जो है मल्टी मटेरियल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग डील जो है ये भारत के साथ अमेरिका ने की है, और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है। इसे मील का पत्थर कहा जाता है। और कुल मिला के है कि नरेंद्र मोदी खुद बहुत उत्साहित हैं इस डील को लेकर, क्योंकि संसार में बहुत कमी है सेमीकंडक्टर्स की। तो ये क्या दूरगामी फैसले हैं, दूरगामी जिनके परिणाम आगे जाके आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के पर्सपेक्टिव में इट इज़ एज गुड एज समथिंग लेस और मोर देन न्यूक्लियर डील। सर न्यूयॉर्क में ग्लोबल सीईओज़ के साथ प्रधानमंत्री की जो राउंड टेबल मीटिंग हुई, उसमें बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिला, ये देखा गया। आप कैसे देख रहे हैं इसे? यस, मोदी गेट्स अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट फ्रॉम ग्लोबल सीईओज़। ही आस्क्स देम टू जॉइन इंडिया ग्रोथ स्टोरी एंड दे से यस श्योर।
इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, ऐसा रेस्पॉन्स और क्या चाहिए आपको, दैट वे जो है। और उसका परिणाम ये है कि गूगल और जो बड़ी दूसरी कंपनियां हैं, दे आर गोइंग टू एनहांस देयर एंगेजमेंट इन इंडिया एंड हैविंग ए फोकस ऑन इंटेलिजेंस जो आपका है वो आईए जो है AI जो है उस पर उनका फोकस होने वाला है। तो कुल मिला के है कि विजिट सक्सेस थी और आने वाले दिनों में बड़ी मात्रा में जो है ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है ना इन CEOs के रेफरेंस से आने वाला है इंडिया में। तो इट वॉज ए ग्रेट शो। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी बिहेव्स एज ए CEO, वन ऑफ द CEOs। ये कहते हैं ना फर्स्ट अमंग इक्वल्स, कहीं किसी को नहीं लगा प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं। एंड मोदी वॉज सो नॉलेजेबल कि वो लोग भी हैरान थे कि एक प्राइम मिनिस्टर, एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी इतना कैसे जानती है बिजनेस के बारे में, FDI के बारे में, कंट्री की इकॉनमी के बारे में, फाइनेंशियल पैरामीटर्स के बारे में जो है। तो इट वॉज ए ग्रेट शो ऑन द पार्ट ऑफ मोदी। सर, विकसित भारत और भारत संसार की तीसरी अर्थव्यवस्था, इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो प्रयास चल रहे हैं, क्या उसको देखते हुए आपको लगता है कि 2030 तक $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी? बन सकती है, ये मैं नहीं कह रहा, ये JP मोर्गान के इंडिया में जो CEO MD हैं उन्होंने कहा है कि इंडिया कैन हिट दिस टारगेट बाय 2030। और उसका कारण ये है ना कि पिछले कुछ सालों से, आप इन कहिए 10 सालों से नरेंद्र मोदी के जो एफर्ट हुए हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, विदेशों में भारत के प्रति आकर्षण पैदा करने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और जैसे वो कह रहे हैं कि बहुत जल्दी थर्ड इकॉनमी हम बनने वाले हैं संसार की है, तो कोई बड़ी बात नहीं, 2030 तक जो है ये 7 ट्रिलियन का टारगेट इंडिया पूरा कर सकता है। लेट्स होप। सर, एक और चीज़ की चर्चा हो रही है, कैंसर मूनशॉट प्रोजेक्ट अमेरिका के। ये प्रोजेक्ट आखिर है क्या? ये प्रोजेक्ट है एक्चुअली तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो पहले थे ओबामा, उनके दिल के बहुत करीब था। ये थे अभी जो बाइडेन हैं ये भी थे उस ज़माने में। 2016 में प्रोजेक्ट चालू हुआ था। पर्पज़ था कि इंडो पैसिफिक जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो है कैंसर जो है उसको रोकथाम के लिए कुछ बड़ा किया जाए। तो कई साल तक उस पर रिसर्च होती रही, अब जाके वो मेटलाइज हुआ जाके। तो नरेंद्र मोदी और दूसरे क्वाड देशों के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं उस लॉन्चिंग में जो है मौजूद थे। तो भारत ने 4 करोड़ जो है नरेंद्र मोदी ने उदारता दिखाते हुए जो कैंसर डोज हैं वो फ्री देने की घोषणा की है। तो एक अच्छा प्रयास है इन गरीब राष्ट्रों में, और गरीब हों अमीर हों, इन इंडो पैसिफिक राष्ट्रों में कैंसर के इलाज के लिए एक स्पेशलाइज्ड आप साइंटिफिक इलाज जो है वहाँ पे मिलेगा। एक अच्छा प्रयास है, इसकी सराहना होनी चाहिए। मोदी आल्सो हैड हिज कंट्रीब्यूशन कि 4 करोड़ फ्री डोजेज जो हैं उन्होंने दी वहाँ पे जो है। सर, प्रधानमंत्री की इस विकसित भारत यात्रा में इंडियन शेयर मार्केट का रोल कैसे देख रहे हैं? रुख हेठा आप देख रहे हैं 85,000, लोग कह रहे हैं कि जून में जाके 1 लाख तक टच कर सकता है। किसी ने कल्पना की थी इतना बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो शेयर मार्केट में आया है वो आज तक इससे पहले कभी नहीं आया। सुपर हिट है। और शेयर मार्केट क्या है, इज़ ए पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। एक उसका एक पैरामीटर है, तो क्रेडिट तो जाता है नरेंद्र मोदी को, और शेयर मार्केट जैसे बढ़ रहा है इट इज़ वन ऑफ द पैरामीटर्स। तो वी ऑल शुड फील प्राउड कि हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, और उसका एक जो पैरामीटर है शेयर मार्केट वो आज बहुत गोइंग अप है। सर, प्रधानमंत्री की इस यात्रा में क्वाड की काफ़ी चर्चा हुई, आपने भी इसका जिक्र किया। आखिर क्वाड है क्या और इसकी स्थापना का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? क्वाड तो जो है बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि इट्स ए डिफेक्टो सिक्योरिटी अलायंस अमंग अमेरिका, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया टू फाइट चाइना। बेसिक तो इसका ये है। अब इसकी स्थापना कैसे हुई, कैसे आया, तो ये आया तो 2007 में, लेकिन 2004 में इसकी आवश्यकता महसूस हुई थी। इसका काम शुरू हो गया था। 2004 में सुनामी आई थी, भारत, जापान, इंडोनेशिया, आपने देखा उस समय जो है 2 लाख लोग मारे गए थे, 14 देश प्रभावित थे। क्रिसमस के नेक्स्ट डे सुनामी आई थी 26 को जो है 26 दिसंबर को। तो फिर ये तय हुआ कि सभी राष्ट्र मिल के जो है इसको रोकने के लिए सारे राष्ट्र जो है आपस में मिलकर एक सहयोग बनाएं। तो क्वाड का जन्म उससे हुआ। और बेसिकली ऑब्जेक्ट जो है, तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्ट वही है, टू एक्सपांड कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स एंड टू एंश्योर पीस एंड स्टेबिलिटी इन इंडो पैसिफिक, जिसको हम कहते हैं। तो ये इस तरह से इसका जो बेसिक पर्पज़ है क्वाड का वो ये है, और क्वाड अच्छा काम कर रहा है एट द मोमेंट जो है। सर, फिर सवाल एक ये भी आता है कि क्या जो चीन की इकोनॉमी है वो लगातार डाउन हो रही है, और जो कंज्यूमर गुड्स की जो कीमतें हैं क्या उसमें भी गिरावट हो रही है? यू आर एब्सोल्युटली राइट। चीन पिछले 2-3 साल से परेशानी में है। पहले तो इंडियन मार्केट्स को फ्लड करता था सस्ते गुड्स से। अब एक तो नरेंद्र मोदी की चुनौती सामने है, मेड इन इंडिया। दूसरा, कुछ वहाँ के हालात ऐसे हो गए कि जो प्रोडक्शन किया था दूसरे मार्केट में बिका नहीं, तो सरप्लस प्रोडक्शन पड़ा हुआ है वहाँ पे। कंज्यूमर प्रोडक्ट बिक नहीं रहे हैं, दाम गिर रहे हैं,
वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है यहाँ जैसे RBI है, उसने 142 अरब डॉलर मार्केट में डाले कंज्यूमर सेंटीमेंट को ठीक करने के लिए, लेकिन कोई फ़र्क उसका पड़ा नहीं। अब चाइना परेशान है, माल कहाँ बेचे, तो अफ्रीका में जो है वो मार्केट जो है अपना ढूंढ रहे हैं। वहाँ पे 50 अरब डॉलर लगाए हैं उन्होंने वहाँ इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये कहना आपका सही है कि चाइनीज़ इकॉनमी जो क्राइसिस में है इस समय, वहाँ सरप्लस माल है और दाम गिर रहे हैं। फिर सर एक और सवाल आता है कि क्वाड समिट में चीन पर इतना फोकस क्यों रहा? इसके साथ साथ एक सवाल ये भी है कि क्वाड में चीन के लिए मैसेज क्या था? मैसेज चीन के लिए यही है, एनफ इज़ एनफ जिसे कहते हैं, बी केयरफुल, अब ज़्यादा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा है ना, चाइना इज़ टेस्टिंग अस। तो साउथ सी का जो इशू है, साउथ ग्लोबल सी का जो इशू है वो मेन इशू है। वो स्वतंत्र आवागमन नहीं करने देता, उसमें परेशानियां क्रिएट करता है, प्रेशर क्रिएट करता है। तो ये सब राष्ट्र एक हो गए हैं और चाइना के विस्तार को रोकने के लिए एक आम सहमति बनी है। तो मैसेज ये है कि नाउ बी केयरफुल जिसे कहते हैं, नाउ विल टेक सीरियसली एनी अटेम्प्ट बाय यू टू ब्लॉक द मूवमेंट, फ्री मूवमेंट इन साउथ सी, जो है उसका मैसेज इस तरह का है। सर, पीएम मोदी ने कहा कि क्वाड इज नॉट अगेंस्ट एनीवन बट हियर टू स्टे। आखिर क्या है मोदी के इस दो टूक बात के मायने? उनका मतलब ये है कि हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो। पहले हमारी पॉलिसी थी टू मेंटेन ए इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एवरीबडी, और अब ये है कि नाउ वी आर क्लोज टू एवरीवन। वो तो एक पार्ट हो गया। दूसरा उसका मैसेज ये है कि वी आर गोइंग टू स्टे, हमें सीरियसली लो, हमें काम करने दो, हमारे फ्री मूवमेंट को मत रोको। प्रिसाइजली क्या है, नरेंद्र मोदी क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि लॉ बेस्ड जो ग्लोबल ऑर्डर है वो बने, कानून के हिसाब से काम हो वहाँ पे चाइना के उस समुद्री एरिया में भी जो है। और दूसरा क्या है, देयर शुड बी सेंस ऑफ रेस्पेक्ट फॉर द रीजनल और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और ज्यूरिसडिक्शन और सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन, ये वो चाहते हैं। तो इस तरह से का प्रयास है, सारे राष्ट्र मिलकर प्रयास कर रहे हैं चाइना के विस्तारवाद को रोकने के लिए। सर, चीन का जो आक्रामक रुख है, अगर उसको रोकने की ज़रूरत पड़े तो आपको लगता है कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान चीन के इस विस्तारवादी एटीट्यूड को साउथ चाइना सी में रोक पाएंगे? ये डिपेंड करता है अमेरिका कितना आगे आता है। और फिर वही बात है, संसार वर्ल्ड वार के मुहाने पे खड़ा हो एक और नया इशू चल जाएगा। लेकिन आज की तारीख में लगता नहीं कि चाइना कोई बड़ा स्टेप लेने वाला या मूवमेंट को एकदम से रोकने वाला है। अभी रेस्ट्रिक्टेड है, रेस्ट्रिक्शंस वहाँ पे, लेकिन वो रोके उसको, ऐसा लगता नहीं। फिर आपका सवाल ये था कि अगर वो वास्तव में रोकता है तो क्या राष्ट्र उसका मुकाबला कर पाएंगे? तो लीडर तो अमेरिका है, तो दूर की बात है। अभी तक तो लोगों का ये रहा कि चाइना से इसे कहते हैं ना, बाय पीस ऑन ए डे टू डे बेसिस, बच के चलो, जिसे हम कहते हैं पतली गली से निकल जाओ। तो चाइना जहाँ भी टकराव करता है, चाहे भारत में करता है और राष्ट्रों में करता है, तो प्रयास लोगों का रहता है कैसे बच के निकल जाओ। ये तो एक मतलब है ना, जो ड्रैगन है एक तरह से। इंडिया का केस थोड़ा सा डिफरेंट है, इंडिया की तैयारी पूरी है। अगर चाइना एक सीमा से आगे बढ़ा, अभी जयशंकर गए थे, उन्होंने कहा था 85% बॉर्डर इशू हमने सॉल्व कर लिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई टकराव की नौबत आती है तो चाइना विल हेड इट दिस टाइम। इंडिया इज़ नॉट 1962 इंडिया। लेकिन वो जो बेसिक क्वेश्चन आपका है कि क्या राष्ट्र सामना कर पाएंगे, डिपेंड करेगा उसमें जो मेजर प्लेयर हैं इंडिया और अमेरिका, वो क्या व्यू लेते हैं। लेट्स होप कि ऐसी सिचुएशन नहीं आए। सर, अमेरिका में नया राष्ट्रपति आने के बाद क्वाड का भविष्य आप क्या देखते हैं? कौन इसका नेतृत्व करेगा? क्वाड का भविष्य सुरक्षित है। नेतृत्व तो सब क्राइसिस में नरेंद्र मोदी दिखते हैं। अभी जब फंक्शन हुआ वहाँ पे तो लोगों ने पूछा कि क्वाड का क्या है आगे, तो बाइडेन ने इशारा किया मोदी की तरफ जो है, तो नरेंद्र मोदी ही करेंगे। और अगले साल खुद नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम 2025 में इसको होस्ट करना चाहते हैं, क्वाड के सम्मेलन को। तो शायद लगता है वो कर लेंगे उसको। बेसिकली क्या है कि कई लोगों को आशंका है कि आगे ज़िंदा रहेगा कि नहीं, क्वाड रहेगा कि नहीं रहेगा। तो उन्होंने नरेंद्र मोदी कंधे पे हाथ रख के कहा इस कॉन्फ्रेंस में कि नवंबर, मतलब अमेरिकन प्रेसिडेंट जो नया आ जाएगा उसके बाद भी चलेगा। तो संभावना यही है कि क्वाड चलेगा, नरेंद्र मोदी के हाथ में लीडरशिप रहेगी, क्योंकि बाइडेन और अमेरिका जो है दे सी नरेंद्र मोदी एज ए लीडर ऑफ क्वाड विद इन दीज कंट्रीज़ एक तरह से। और जापान, ऑस्ट्रेलिया ये भी सहमत है मोर और लेस, नरेंद्र मोदी का जो स्टेचर है तो वही लीड करेंगे इसको। और 2025 में लगता है मुझे दिल्ली के अंदर ये क्वाड का जो नेक्स्ट सम्मेलन है वो होगा। सर, नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के दौरान उनकी बाइडेन से रूस यूक्रेन युद्ध रोकने और फिर फिलिस्तीन राष्ट्रपति से गाजा पट्टी के बारे में चर्चा क्या हुई, और क्या कभी पीस टेबल पर बैठ पाएंगे पुतिन और ज़ेलेंस्की? जहाँ तक यूक्रेन का सवाल है तो देखिए, नरेंद्र मोदी की ये दूसरी मीटिंग थी 32 दिनों में उनसे जो है। इससे पहले कुल मिला के 3 बार मिल चुके हैं वो। बेसिक टारगेट है कि हाउ टू ब्रिंग ए इफेक्टिव सीज फायर बिटवीन द 2 वारिंग कंट्रीज़। बेसिक ये है इसके अंदर। भारत का रुख इसमें क्लियर है बिल्कुल कि भारत
सीधी मध्यस्थता नहीं करेगा, भारत आगे बढ़ के मध्यस्थता नहीं करेगा। भारत जो है मध्यस्थता का जो प्रोसेस है, शांति का जो प्रोसेस है, उसमें सहयोग देने के लिए तैयार है। इस बैकग्राउंड के साथ में, और अमेरिका खुद मानता है कि इंडिया हैज़ ए रोल, नरेंद्र मोदी हैज़ ए रोल। इनफैक्ट मोदी इज़ द ओनली रे ऑफ होप फॉर एनी पीसफुल एग्रीमेंट बिटवीन दीज टू वारिंग कंट्रीज़। इसको सब लोग वहाँ पे मानते हैं इसको। तो इस बार जो वहाँ के राष्ट्रपति थे यूक्रेन के, आए हुए थे वहाँ पे क्वेड में, उन्होंने समय मांगा मिलने का, नरेंद्र मोदी से मिले तो उन्होंने उनसे यही कहा कि भाई शांति से अपने को इसको सॉल्व करना है, रिजॉल्व करना है, और डिप्लोमेसी और डायलॉग से इसका सोल्यूशन होगा। और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स आप लोग हैं वो एंगेज करिए, आपस में बातचीत करते रहिए। तो ये तो हुआ यूक्रेन का इशू, इस तरह से है। और अमेरिका ने तो तारीफ़ की है भारत के रोल की, ऐतिहासिक था, महत्वपूर्ण था, सारा जो कहा है। और फ़िलिस्तीन का और आपके नेपाल के राष्ट्रपति का इनकी मीटिंग हुई, तो फ़िलिस्तीन का तो गाजा का इशू चल रहा है वहाँ पे। उन्होंने ये कहा भी रेफरेंड आप थोड़ा सा देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और हम कंसर्न हैं, इंडिया आपकी भावनाओं के साथ है, भारत कंसर्न है। तो एक होता है एक सहानुभूति आपस में शेयर करना जो है। तो बस इस तरह था, सेरेमोनियल मीटिंग थी, यूक्रेन में थोड़ा इफेक्टिव मीटिंग थी, तो मैंने आपसे कहा है। सर, यूएनओ के समिट ऑफ द फ्यूचर कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को आप कैसे देखते हैं? वो भाषण बहुत अच्छा था, बहुत इम्प्रेसिव था, और एक्चुअली विजनरी भाषण था। वो भाषण जिसे कहते हैं ना, कई बार नरेंद्र मोदी नोबेल पुरस्कार लेने के कगार पे हैं, तो वो जो एक भाषण था उनका, वो नोबेल पुरस्कार शास्त्र या कहिए कि नोबेल पुरस्कार विजेता की ओर इंगित करता था। उन्होंने बड़ी लार्जर पर्सपेक्टिव में एक बात उन्होंने कही कि ह्यूमैनिटी फर्स्ट, इस तरह की बात उन्होंने कही। और एक अखबार ने लिखा कि मोदी स्प्रेड्स फर्स्ट ह्यूमैनिटी मैसेज, जिसे कहना चाहिए। और देखा जाए तो बात सच है कि मानवता का जो सफलता है या मानवता का जो विकास है वो सामूहिक शक्ति में है, युद्ध के मैदान में नहीं है। इस बात को उन्होंने अच्छे से कर दिया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया इज़ ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल ग्रोथ, पीस एंड सिक्योरिटी जो है। तो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी का जो भाषण था एकेडमिकली बहुत अच्छा था, एक विज़न था उसके अंदर, एक बड़े ग्लोबल लीडर का जो व्यू पॉइंट है वो झलकता था, और काफ़ी इम्प्रेसिव था। और उसका जो टारगेट था वो था पाथ टू पीस इन ए वे। सर, एक सवाल ये भी है कि क्या अमेरिका में रह रहे 54 लाख वोटर्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को भी प्रभावित कर पाएंगे? प्रभावित तो कर सकते हैं, वो करेंगे कि नहीं तो उनका अपना है। पिछली बार तो ऐसे ही हो गया था, थोड़ा सा जुमला हो गया था, ट्रंप के गए थे, अब की बार ट्रंप सरकार, तो चांस ऐसा था कि वो एक तो जुमला था, उन्होंने कोई ऐसा एक्टिवली नरेंद्र मोदी ने रोल प्ले नहीं किया था। इस बार भी लगता तो मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही मिलने वाले हैं। कमला जो आगे लड़ रही हैं वो भी भारत से जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये बात पक्की है कि नरेंद्र मोदी अगर चाहें एज ए पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी और एज ए पार्ट ऑफ पॉलिटिकल मूव जो है, तो 54 लाख भारतीय हैं ना, वो दीवाने हैं नरेंद्र मोदी के। बहु संख्या में लोग गुजरात के हैं, केरल के, बहुत सारे राज्यों के हैं, लेकिन 54 लाख वोट अमेरिका में काफ़ी होता है। दिस इज़ नॉट इंडिया जो है। तो चाहें तो कर सकते हैं, और करेंगे या नहीं करेंगे, दिस इज़ टू बी सीन। जब चुनाव होते हैं उसके बाद में एनालिसिस आएगा तो होगा, लेकिन ब्रॉडली वी कैन कंक्लूड कि ही इज़ इन ए पोजीशन टू इन्फ्लुएंस, ये हम कह सकते हैं। करेंगे कि नहीं, नो वन नोज। तो सर फिर कौन जीतेगा, ट्रंप या कमला? अभी तो जो सर्वेज और इस तरह के आ रहे हैं उसमें कमला को आगे बताया जा रहा है जी। लेकिन ये कि डार्क हॉर्स हैं वो ट्रंप जो है, वो रूल्ड आउट नहीं है। कुछ लोगों को ट्रंप इसलिए पसंद हैं, कहते हैं विम्जिकल है, और राष्ट्रनायक का विम्जिकल होना ज़रूरी है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं जब बुल इन चाइना शॉप, और उनकी पर्सनैलिटी का ये पार्ट भी कई लोगों को पसंद आता है। लेकिन ब्रॉडली अगर सर्वे से इससे जाएँ तो ऐसा लगता है कमला इज स्लाइटली अहेड ऑफ इट। और फिर जन्मपत्री का विषय जो मैं आपसे कहता हूँ, ट्रंप को दोबारा बनना है तो बन जाएंगे, लेकिन बहुत प्रबल विरोध और समर्थन उनके पक्ष और विपक्ष में है। वहाँ से आप यूँ कहिए, और नरेंद्र मोदी इतने एक ऐसे नेता हैं जिनके पीछे एक बड़ी संख्या में कमिटेड लोग चलते हैं वहाँ पे, इसलिए दोस्ती भी अच्छी दोनों में जो है। तो जीत हार का तो 5-7 नवंबर को आइडिया होगा, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ शायद कि 51% शायद कमला आगे है इस समय, ऐसा लगता है। सर, अब दोनों में से कोई भी जीते, लेकिन आपको क्या लगता है कि भारत के लिए हितकारी कौन होगा? देखो, भारत तो ऐसा है कि नरेंद्र मोदी इज़ इन कमांड, ही डिक्टेट्स। सेना का विषय हो, मतलब डिफेंस का सब्जेक्ट हो, आर्म्स का प्रोक्योरमेंट हो, पॉलिटिकल मूवमेंट हो, अपनी लीडरशिप देनी हो, यहाँ का कंज्यूमर मार्केट ओपन करना हो किसी के लिए, एफडीआईज़ को अट्रैक्ट करना हो, इतने विषय आगे बढ़ गए। इकॉनमी इतनी आगे बढ़ गई है कि पॉलिटिक्स हैज़ टेकन ए बैक सीट, इकॉनमी हैज़ टेकन ए फ्रंट सीट। और आज की तारीख में अमेरिका कोई भी राष्ट्रपति बने, कोई भी हो,
वो भारत को इग्नोर नहीं कर सकता। तो जो अब ऐसे ही चलता रहेगा और जो नया राष्ट्रपति आएगा उसका एक ही काम होगा, आज जो रिश्ते हैं भारत अमेरिका के उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, ठीक। लेकिन एकेडमिक एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि कौन भारत के लिए हितकर है। तो पहले जानना ज़रूरी है कि नरेंद्र मोदी ट्रंप के संबंध कैसे हैं, नरेंद्र मोदी कमला के संबंध कैसे हैं, ठीक। ट्रंप उन्हें अपना दोस्त मानते हैं और ट्रंप ने अभी पिछले दिनों कहा है जब ये जा रहे थे वहाँ पे कि नरेंद्र मोदी शानदार आदमी है, मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी मिले नहीं, इतने एंगेज थे, बिजी थे, नहीं मिले, कमला से भी नहीं मिले, इनसे भी नहीं मिले, लेकिन उनका ये हाका था इसके अंदर कि वो मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, वो करीब हैं, आपस में रहते हैं ये, ठीक। और पिछली बार क्या 2019 में नरेंद्र मोदी गए थे तो हाउडो मोदी हुआ था, आपको ध्यान है? यस। टेक्सास के ह्यूस्टन शहर है शायद, वहाँ पे हुआ था, 50,000 लोग पहुँचे थे, वहाँ पे ट्रंप भी आए थे। नरेंद्र मोदी ने 12 मिनट तक ट्रंप की तारीफ़ की थी और मुस्कुराते रहे थे। तो रिटर्न गिफ्ट फिर मिली उनको उस समय, वो गुजरात में आए, अहमदाबाद आए, जो है 1 लाख लोगों का वो स्टेडियम जो संसार का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, वहाँ फंक्शन हुआ। नरेंद्र मोदी हाथ में हाथ लेके पूरे स्टेडियम में घूमे उनके साथ में, और उसका नाम था नमस्ते ट्रंप, उस कैंपेन का जो नाम है। तो गदगद पराकाष्ठा जो है संबंधों की जो है। लेकिन क्या है कि जो बिजनेस की बात आती है तो वो जो ट्रंप हैं ही इज़ अनकम्फर्टेबल, या यूँ कहिए कि इज़ मोर इनकन्वीनियंट टू इंडिया, इंडियन बिजनेस इंटरेस्ट। पहले तो उन्होंने क्या किया, पिछली बार भारत का जो दर्जा एक स्पेशल फेवर्ड नेशन की लिस्ट है उसमें से हटा दिया उसको। उससे क्या हुआ कि 2000 ऐसे प्रोडक्ट थे जो वहाँ के बाज़ार में बेचे जा सकते थे बिना टैक्स के, वो सुविधा समाप्त होगी भारत के व्यापारियों के लिए, तो काफ़ी नाराज़गी रही। इसी पॉइंट पे उसका जो व्यू है वो डिफरेंट है, कमला का जो व्यू है। इस तरह से वो जो वीज़ा होता है H1B समथिंग ऐसा कुछ कहते हैं उसको, तो वीज़ा उन्होंने कैंसिल कर दिया, मतलब बैन कर दिया वहाँ पे। कमला ने कहा नो, हमें बाहर के लोग चाहिए, अप्रवासी लोग चाहिए, यहाँ पे आएंगे, रहेंगे, अच्छे से काम करेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। तो इस पॉइंट पे देखें तो कमला इज़ मोर फेवरेबल टू इंडियंस, ठीक। अब दूसरी हम वो बिज़नेस की बात कहते हैं, कमला अपीयर्स टू बी मोर फेवरेबल टू इंडियन बिजनेसमैन जो है। फिर क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी यहाँ तक कमला का, और दूसरी बात यह है उनका ये कहना है कि इंडिया इज़ ए बिग स्पॉयलर और बिग एब्यूज़र इन मार्केट टाइज, ये ट्रंप का कहना है। तो उनका कहना है कि भारत के साथ जो समझौते होते हैं भारत उसका दुरुपयोग करता है, भारत अमेरिकन कंपनी ज़्यादा टैक्स वसूल करता है और हमें टैक्स कम देता है अमेरिका में जो है, ये उनका ऐसा आपस में व्यू रहता है। तो इकनॉमी की दृष्टि से देखा जाए तो ट्रंप जो है इज़ मोर इनकन्वीनियंट टू इंडियन बिजनेस सोसाइटी। फिर जहाँ तक इनकी बात आती है, कमला की बात आती है, तो कमला से पहली बार नरेंद्र मोदी मिले 2021 में जो है, कहा कि भारत आइए, आपका इतिहास है सब यहाँ का जो है। तो उन्होंने उनकी माँ को पत्र भी लिखा प्रधानमंत्री ने और कहा कि भाई हज़ारों मील दूर हैं लेकिन रिश्ते हमारे जुड़े हुए हैं, अच्छे से नरेंद्र मोदी करते हैं जैसा जो है। उसके बाद लेकिन वो आई नहीं 4 साल तक यहाँ पे जो है। 23 में जब नरेंद्र मोदी वहाँ पे गए तो लंच पे बुलाया प्रधानमंत्री को जो है, और काफ़ी समय लंच पे दिया, 15 मिनट तक उन्होंने मोदी के पक्ष में ऐसे भाषण भी दिया, और एक अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप हैं नरेंद्र मोदी और कमला के बीच में। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पे थोड़ा सा वैचारिक मतभेद आता है, और ऐसा लगता है कमला भारतीय बैकग्राउंड कारण से भारत के कुछ जो एक्टिविस्ट हैं उनसे शायद संपर्क में हैं या उनसे ज़्यादा उनको इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। जैसे 370 पे उनका समर्थन नहीं है भारत के हिसाब से, और थोड़ा शी हैज़ हर ओन रिजर्वेशंस। और कश्मीर में एक बार उन्होंने कह दिया था कि कश्मीरी नहीं समझे कि वो अकेले हैं, बाद में रेक्टिफाई किया उन्होंने अपने आप को उस सिचुएशन को जो है। तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि शी इज़ प्रोन टू कश्मीर इशूज़ एंड ह्यूमन राइट इशूज़ इन इंडिया, बेसिकली ब्रीफ्ड बाई सम एक्टिविस्ट, या कह सकते हैं कांग्रेस के लोग भी कह सकते हैं, जो भी अपोनेंट्स हैं नरेंद्र मोदी के वो ब्रीफ करते हैं। तो जो ब्रीफिंग का जो कान है कमला का वो उन लोगों को अवेलेबल है सुनने के लिए, अवेलेबल था। अलग बात है राष्ट्रपति बन जाएंगी तो बहुत सारी सीमाएं, बहुत सी मैच्योरिटी आपको लानी पड़ती, सारा करना पड़ता है। ट्रंप क्या 370 में भी साथ है, उनका कहना है कि भारत का आंतरिक मामला है, हमें इसमें क्या करना है। तो पर्सनली अगर देखा जाए, ऐसे आपको डिनर करना हो, पिक्चर जाना हो, आपको उसमें बग्गी में घूमना हो अमेरिका के अंदर, हाथ में हाथ तक घूमना हो, तो ट्रंप इज़ बेटर, ठीक है। लेकिन बिजनेस और जो वीज़ा और ये जो हार्ड कोर इशूज़ हैं इनमें दिस लेडी इज़ बेटर जो है। तो लेट्स सी, अब 51% की बात है, कैसे क्या बात आती है। जी सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा से पहले वहाँ पर 2 बड़ी पॉलिटिकली नेगेटिव डेवलपमेंट्स हुए, इनको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, ये अनफॉर्चुनेट है, बट फॉर्चुनेट ये है कि दोनों देश बहुत परिपक्वता मैच्योरिटी से व्यवहार कर रहे हैं। कोई आदमी इरिटेट नहीं हो रहा, कोई लूज स्टेटमेंट नहीं आ रहा, कोई थ्रेटनिंग नहीं आ रही। पहला तो उसमें यह है कि जो खालिस्तान समर्थक लोग हैं काफ़ी समय से करते रहते हैं। इस बार इस यात्रा से पहले, मोदी की यात्रा से पहले, अमेरिकन
विदेश मंत्रालय के लोगों ने उनको वाशिंगटन में होस्ट किया, चाय पिलाई, चाय पे बुला, पूछा क्या बात है, और उनका एश्योर किया कि आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है एंड देयर विल बी मोर सेफ गार्ड्स टू योर सिक्योरिटी एंड ऑल। तो थोड़ा सा अनहोनी सी बात थी। एक तो टाइमिंग गलत था इसका, खालिस्तान के लोगों को कैसे रिकॉग्नाइज़ कर रहे हो, पहली दफ़ा रिकॉग्नाइज़ कर रहे हो, अब मोदी आ रहा है उसमें आप रिकॉग्नाइज़ कर रहे हो, तो इट मे बी डिप्लोमेटिक मिस्टेक और ए वेल थॉट मूव जो है, लेकिन थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है। वन सेकंड उसमें ये है कि वो जो खालिस्तान के एक हैं पुन्नू वहाँ जो अमेरिका में रहते हैं, उन पे कोई जानलेवा हमला करने की कोई साजिश बनी थी, कुछ लोग पकड़े गए थे, उन्होंने कह दिया कि नहीं भारत के लोग भी इसमें शामिल थे जो है षड्यंत्र में। षड्यंत्र फेल हो गया, सो कॉल्ड षड्यंत्र जो भी था ये, तो उन्होंने उसके अंदर वहाँ जो है निखिल गुप्ता थे बिजनेसमैन, उनको अरेस्ट किया वहाँ पे जो है, और अब उन्होंने सम्मन भेज दिया जिसमें अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इनको सम्मन है उसमें, रॉ के चीफ थे सामंत गोयल शायद, उनको सम्मन है, एक कोई और हैं उनको सम्मन है। इस तरह से तो ये बहुत ही प्रोवोकिंग इंसिडेंट है कि भारत के सिक्योरिटी एडवाइज़र को हु इज़ जस्ट राइट हैंड ऑफ नरेंद्र मोदी, सच ए सीनियर पर्सन, उसको आपने सम्मन कर दिया, वहाँ के कोर्ट ने सम्मन किया है कहने को, तो ठीक है ना, इज़ ए वेरी सीरियस डेवलपमेंट जो है, लेकिन भारत ने बहुत स्ट्रांगली इसको रिव्यू किया है और कहा इट्स एब्सर्ड, हमारा क्या लेना देना वहाँ पे, और आपके पास में सफिशेंट आपके पास एविडेंस है तो लाइए, शेयर करिए हमसे, वील कम्बैट और हम इसको फाइट करेंगे केस को जो है, तो वो तो होगा जब होगा, लेकिन थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हुआ। तो इस बार जो है ढाबोल अमेरिका नहीं गए, लेकिन कहा यही गया यहाँ पे कि अमेरिका इसमें बिजी हैं जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में, तो अमेरिका नहीं गए वहाँ पे। लेकिन एम्बेरसमेंट तो है ना थोड़ा, देखो इस लेवल पे आकर के, तो नरेंद्र मोदी ने मैच्योरिटी दिखाई, विदेश मंत्रालय ने मैच्योरिटी दिखाई, कोई ऐसा बयान जारी नहीं किया, और उन्होंने मैच्योरिटी दिखाई, तब ये दोनों बातें क्या हुई हैं। तो खालिस्तान का तो वन टाइम था, हो गया इनकन्वीनियंट इशू, लेकिन ये आगे बढ़ सकती बात इसमें, तो इट इज़ टू बी सीन कि हाउ नरेंद्र मोदी प्रोटेक्ट्स, ठीक है ना, हिज ऑल पीपल, भारत के जो लोग हैं उनको, अगेंस्ट मिस यूज़ ऑफ पावर बाई अमेरिका और कनाडा और एनीथिंग एल्स। और अभी तक नरेंद्र मोदी का रेपुटेशन रहा है कि भारतीय कोई हाथ नहीं लगा पाया उनके राज में, आपने देखा है, चाहे वो कैप्टन का मामला था, चाहे उसके बाहर के छुड़ा के वहाँ से लाए थे जो है, तो लेट्स होप। लेकिन ये दो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट हुए हैं, दिस इज़ ऑल। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉस्टन और लॉस एंजलिस में वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की, इसका क्या रिलेवेंस है? क्या की ज़रूरत थी, वहाँ पे व्यापार बढ़ रहा है, भारत का बढ़ रहा है, अमेरिका वालों का व्यापार बढ़ रहा है, फैसिलिटेट हो जाता है। तो नरेंद्र मोदी ने पिछली बार एक सेटल जगह है कोई, तो वहाँ तो खुल गया था पहले, ये दो के लिए भी घोषणा करी है, तो ये दोनों खुल जाएंगे। बॉस्टन तो है कि वहाँ पे एजुकेशन और फार्मा का हब है, और ये हॉलीवुड का है, आपने देखा फिल्म एंटरटेनमेंट वगैरह का सारा वहाँ पे रहता है ये। तो कुल मिला के क्या है कि अच्छा है, अच्छा डिसीजन है, व्यापार बढ़ेगा, कन्वींस होगा, और आने वाले दिनों में कुछ और ऐसे दूतावास जो हैं, वाणिज्यिक दूतावास और भी खुल सकते हैं। तो इट्स ए वन कंस्ट्रक्टिव स्टेप टू प्रमोट बिजनेस बिटवीन द टू कंट्रीज़। जी सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और अमेरिका के संबंधों की एक नई व्याख्या कर दी है, एआई। आखिर अमेरिका और भारत में क्यों पॉपुलर है ये नारा? नरेंद्र मोदी बेसिकली क्या ब्रिलियंट क्रिएटर हैं, आप देखते हैं कोई एक नारा चला देते हैं, नारा हिट हो जाता है, कुछ भी कह देते वो हिट हो जाता है, यहाँ तक कि कह देते मैं चौकीदार हूँ वही हिट हो गया। बताइए, क्लाइमेक्स है ना, तो लोग दीवाने हैं उनके, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं भाई एआई ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ये अमेरिका और इंडिया है, नारा हिट हो गया। वहाँ के लोग यही बोल रहे हैं, भारत का मीडिया लिख रहे देखो, और आप उससे सवाल भी इसी पूछ रहे हैं, तो ये नरेंद्र मोदी की सफलता है। वो कुछ ही बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, वो हिट हो जाता है, वो पॉपुलर हो जाता है, वो जिसे कहते हैं वायरल हो जाता है, तो ये वायरल हो गया है। तो ठीक है, एक अच्छा नारा है, ये दोस्ती बढ़ेगी, एक सेंटिमेंट अच्छा है इसका, दिस सेंटिमेंट, दिस नारा ब्रिंग्स क्लोजर दिस टू कंट्री, मोर क्लोज टू दीज कंट्रीज, अच्छी बात। सर, जब पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा रही तो बाइडेन को उन्होंने एक उपहार दिया, और उपहार में एक चांदी की पुरानी रेलगाड़ी का मॉडल, और लेडी बाइडेन को दिया पश्मीना शॉल। ये जो पीएम मोदी का जेस्चर है, वो जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? ही इज़ मास्टर ऑफ पब्लिक रिलेशंस, ही इज़ मास्टर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। तो वो छोटी छोटी बातों से लोगों से संबंध बनाते हैं, दिल जीतते हैं, ह्यूमन वीकनेस होती है। देखिए, चांदी की गाड़ी का मॉडल बना के दिया उन्होंने, तो थोड़ा सा क्या है कि वो क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है। और उनकी पत्नी को उन्होंने शॉल दिया, वो तो खैर नॉर्मल है। तो आपने कहा ना वो बार बार जाते हैं देते हैं, तो ये जेस्चर है एक तरह से, ये भारत की संस्कृति है, भारत की परंपरा है कि किसी से मिलो तो कुछ लेके जाओ जैसे है, और जब जाए तो कुछ उसको दे के जाओ, एक तरह से एक संस्कृति है भारत की। ही इज़ कैरिंग दैट लीगेसी ऑफ इंडियन कल्चर। सर, पीएम मोदी की पहली यूएस यात्रा कब हुई थी, और क्या तब उनका कोई सामान चोरी हुआ था? मैंने पढ़ा कि 1993 में उनकी पहली यात्रा हुई थी एज ए यूथ लीडर फ्रॉम गुजरात जो है,
तो उनको बुलाया गया था। उस दौरान जो है वो वहाँ के नेताओं से, ऑफिसर से और दूसरे पत्रकारों से, NGO से, पॉलिटिकल लीडर से मुलाकात हुई। उनका विज़न बनाने में मुझसे मदद मिली कि अमेरिका क्या है, हम अमेरिका को कैसे फॉलो कर सकते हैं। और फिर 97 में दोबारा गए तो वो फिर क्या विश्व हिंदू परिषद का कोई फंक्शन था, उसमें इनवाइटी के तौर पे वहाँ पे गए थे। उस समय ये इन दोनों घटनाओं से नरेंद्र मोदी का एक विज़न बना, एक एक्सपीरियंस होता है। घर से बाहर निकलते हैं आप, अमेरिका जाते हैं, देखते हैं लोग कैसे आगे बढ़ते हैं। और नरेंद्र मोदी इज़ ए क्विक लर्नर एंड ए रेगुलर लर्नर। तो सीखा उन्होंने वहाँ पे जो है। सामान चोरी का मैंने पढ़ा कि वो थे तो, और कई बार सामान चोरी हो जाता है, पता नहीं चलता जो है कैसे हो जाता है। तो उसमें उनका पासपोर्ट भी चला गया, थोड़े बहुत पैसे होंगे। पैसे नरेंद्र मोदी के पास क्या होंगे, 2-4 हज़ार रुपये होंगे। वो तो फ़कीर है, साधु किस्म के आदमी हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात ये आती थी कि मैंने गुजरात में भी इतने साल रहा, मैं देखा मैंने उनकी जेब में कोई पैसे निकलते हुए नहीं देखे। ऐसे होते हैं ना जेब में, जैसे भी 500 रुपये हाथ में होते हैं तो किसी को देने पड़े, कोई बात हो तो वो पैसे उनकी जेब में होते नहीं हैं। तो उनकी जेब में पैसे का कॉलम ही नहीं है, शायद उनके जीवन में पैसे का कॉलम नहीं है, मैं ऐसा मुझे लगता है जो है। तो वो वहाँ भी पैसे थोड़े बहुत होंगे वहाँ जो है। और वो चोरी हो गए, पासपोर्ट चोरी हो गया। तो एक मित्र के यहाँ रहे 5 दिन तक। फिर अब चूँकि इम्पोर्टेंट तो थे ही, गुजरात से गए थे, भारत सरकार उससे गए थे, तो फिर जो है पासपोर्ट नया बना। 5 दिन बाद वापस यहाँ पे आए, वहाँ $10-20 उधार लिए होंगे तो आके यहाँ से भेज दिए होंगे, और वो किसी मित्र ने भेजे होंगे, आई एम श्योर। उनके पास तो पैसे रहते नहीं। इंटरेस्टिंग टू से एनी हाउ जो है। तो ये घटना ऐसे हुई थी, सामान चोरी हो गया था, जैसे हो जाता है। सर, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट भी शेयर किया है और उस पोस्ट में अपने पहली अमेरिकी यात्रा का अनुभव साझा किया है। उसे कैसे देखते हैं सर? वो अच्छा है, उन्होंने कहा कि मैं सीखता हूँ इन सब घटनाओं से जो है। और अमेरिका गया तो मेरा ऐसा अनुभव हुआ, वहाँ के लोगों को मैंने करीब से देखा और आज वो अनुभव मेरे काम आ रहा है। आप देखते हैं ना। और जैसे मैंने आपसे कहा था, ही इज़ ए लर्नर जो है, तो सीखते हैं वो। और ये वही नरेंद्र मोदी जहाँ अमेरिका जाने में दिक्कत आया करती है, आज नरेंद्र मोदी कहाँ है देखिए। वो पोस्ट उस ज़माने की है, आज नई पोस्ट तो आपको लिखनी चाहिए कि लुक एट द चेंजिंग टाइम्स, जिसे कहते हैं। मोदी उस समय के मोदी और आज के नरेंद्र मोदी कहाँ हैं। तो उनके पोस्ट का भाव ये था, वो जो अपनी क्या कहना चाहिए स्मृतियाँ हैं ना, उनको पिरोते हैं वो। और ये मैंने पहले भी कहा, नरेंद्र मोदी राजनेता तो हैं, एक अच्छे लेखक, विचारक, साहित्यकार भी हैं। तो कभी मन किया तो उन्होंने पोस्ट उस तरह का उस पर डाल दिया अपने शेयर करने के लिए। गुड पोस्ट, पढ़ना आप। डेफिनेटली सर। सर, विदेशों में चोरी से गई ऐतिहासिक और बहुमूल्य मूर्तियों को वापस लाने का, भारत वापस लाने का ये जो प्रयास था पीएम नरेंद्र मोदी का, इस यात्रा में भी जारी रहा। आखिर कितनी और मूर्तियां भारत वापस लौट रही है? ये उनका प्रयास जो है रिलीजियस भी है और राष्ट्र के गौरव से जुड़ा हुआ भी है कि तस्करी करके जो मूर्तियाँ बाहर ले गए लोग, चोरी करके ले गए, वहाँ पकड़ी गई, भारत की थी, तो उनको लौटाया जाए। RSS वाले भी खुश हुए होंगे 10 साल पहले, ये क्रम 10 साल से चल रहा है। तो अमेरिका से अब तक जो है 640 टोटल, अमेरिका और दूसरे सब देशों को मिलाकर 640 मूर्तियाँ अभी तक देश में आ चुकी हैं। नटराज की मूर्तियाँ भी थी, भगवान बुद्ध की पुरानी मूर्तियाँ भी थी उसके अंदर जो है। और इस यात्रा में जो गए तो सहमति बनी है कि 297 मूर्तियाँ और ऐसी हैं जो 4000 साल तक पुरानी हैं, उनको भारत लाया जाएगा। तो वेलकम मूव है, आएंगी मूर्तियाँ। तो भारत में तो मूर्ति उपासना और ये सब श्रद्धा का सैलाब उमड़ता ही है ना। तो अब 297 मूर्तियाँ भी जो हैं मंदिरों में सजेंगी या जहाँ सजेंगी, इस तरह से अच्छा प्रयास है। देश की मूर्तियाँ चोरी करके तस्करी में चली गई, वापस आ रही हैं, लौट रही हैं। और सर, विदेशी मीडिया में पीएम नरेंद्र मोदी की इस यात्रा की कवरेज आखिर कैसी रही? कवरेज नॉर्मल थी इस बार, रीजनेबली गुड जिसे कहना चाहिए। ज़्यादा फोकस लोगों का पुरानी यात्रा पे चला जाता है। जब नरेंद्र मोदी जाते हैं तो पुराने इशूज़ लेके बैठ, लेकिन नेगेटिव कुछ नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है, ये एक नई परंपरा चली है नरेंद्र मोदी के कवरेज के प्रति जो है। पहले कई लोग विदेशों में नेगेटिव लिखते थे, या तो स्पॉन्सर थे या कुछ जैसे जो भी कारण रहा होगा, या कुछ लोगों का ऐसा बायस हो जाता है, ऐसा लिखना ही है हमें तो जो है, किसी अखबार की पॉलिसी ऐसी हो जाती है। लेकिन नाउ तो ही इज़ इन कमांड, PMO इज़ इन कमांड। और अभी तो अच्छा कवरेज था और रीजनेबल कवरेज था इस यात्रा का, नथिंग, नो नेगेटिविटी। क्या इस यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UNSC में परमानेंट सीट का मुद्दा उठाया, और अगर हाँ तो इसमें अमेरिका का क्या रुख था सर? ये एक परफॉर्मा इशू है। जब भी प्रधानमंत्री किसी वर्ल्ड फोरम पे जाते हैं इस मुद्दे को उठाते हैं जो है। तो आखिर आज नहीं तो कल कभी न कभी इसका हो जाएगा। तो मुद्दा क्या है, अमेरिका ने कहा हम आपके साथ हैं। वो तो आज नरेंद्र मोदी का जो ऑरा है, जो क्रेडिबिलिटी है, तो उसमें उन्होंने कहा कि आपके साथ हैं जो है। और इसके बाद में फिर क्या, वहाँ जो बैठक हुई तो उसके अंदर जो है ब्राज़ील थे, जापान थे और इंडिया, जर्मनी थे। तो इन सब ने कहा भाई वहाँ पे क्या है कि सिक्योरिटी काउंसिल में जो है एक कम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म की ज़रूरत है वहाँ पे जो है,
विच कैन मीट रीजनल ग्राउंड रियलिटीज़, ग्राउंड जो जोग्राफिकल रियलिटीज़ हैं उस चैलेंज को मीट कर सकता है। तो वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हमें भी मिल जाए ये। लेकिन प्रिसाइजली ये है कि अमेरिका स्टैंड्स इन सपोर्ट ऑफ इंडिया फॉर दिस परमानेंट मेंबरशिप। जाहिर बात है सर, आपकी तरफ से बहुत सारे सवालों का एनालिसिस किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा का ये संपूर्ण विश्लेषण रहा। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज़ डेफिनेटली अ ग्लोबल लीडर इन द सेंस कि उनकी किसी भी यात्रा को आप उठाकर देख लीजिए, उसमें भारत के लिए बहुत कुछ आता है। खाली हाथ कभी प्रधानमंत्री नहीं आते हैं। जब वो अपना पिटारा खोलते हैं तो भारत के लिए बहुत कुछ आता है। और जैसा कि आपने 30 साल पहले की उनकी अमेरिकी यात्रा का पहला जिक्र किया, तब से लेके अभी तक बहुत कुछ बदल चुका है। अगर मैं ये कहूँ कि सुपर पावर की डेफिनेशन बदलनी हो तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि सही मायने में सुपर पावर अगर कोई है तो वो भारत देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो देश को, दुनिया को आगे एक साथ लेकर चलना भी चाहते हैं, देश में शांति को बरकरार रखना चाहते हैं, युद्ध को लेकर अपना पक्ष साफ रखते हैं और सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी एक ग्लोबल लीडर के तौर पर सख्त भी हैं और सबको अपने साथ लेकर अपना रुख भी क्लियर रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका द जेसी शो का आज हिस्सा बनने के लिए, और साथ ही सभी दर्शकों का भी द जेसी शो का आप हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक छोटा सा ब्रेक इसी के साथ लेंगे, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।